हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो बना रखी है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें डिस्काउंट वाला चैप्टर भी शामिल है। यानी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, सभी को मैंने एक ही साथ कवर किया है, इसीलिए दो वीडियो बन गई है। पिछली वीडियो मैंने छोटी बनाई थी जिसमें 24 क्वेश्चन मैंने किया था। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, जो ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है उनको छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे थे और सभी इजी क्वेश्चन को लेने में मज़ा नहीं आ रहा था। एक तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे थे, वीडियो लंबा बनता। अब उसमें सारे इजी क्वेश्चन शामिल करने के बजाय मैंने क्या किया कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिया। फिर भी मैंने मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन को छोड़ा है, बाकी सारा क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं और कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि CHSL में आ चुका है जब ऐसे कैलकुलेटिव सवाल, तो ये डेफिनेटली CGL और MTS में रिपीट होने के चांसेज रखते हैं। तो ये MTS वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और CGL मेंस वालों के लिए ही उतना ही बेनिफिशियल होगा। आप दोनों ज़रूर इस वीडियो को देखिए अगर आप MTS या फिर CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसके बाद टाइम एंड वर्क की वीडियो मेरी जल्दी ही आने वाली है, जिसमें सारे CHSL 2020 के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद SICI का आएगा, तो मैंने पूरा प्लान आपको बता दिया है कि किस तरह से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बस अगर आप इन सभी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, अच्छा लगता है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें, पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। चलो भाई देखो, पहला सवाल हमारे पास ये है। पहला सवाल है, कोई आदमी 8,000 रुपये में, देखो 24 नंबर तक तो मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था, इसमें उसके आगे कर रहा हूं और डेफिनेटली कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग में ही रख लिया है। देखो, कोई आदमी है वो 8,000 में कुछ सामान खरीदता है, वह उस सामान का 30% भाग 12% लाभ पर बेचता है और शेष सामान के 40% भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है तो कह रहा है कि बाकी के सामान को वह कितने % लाभ पर बेचे, आपको बताना है। पूरे सामान वो 8,000 का खरीदा, जिसमें से वो 30% हिस्सा 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बाकी जो सामान बचा उसका 40% हिस्सा उसने 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब यदि पूरे लेन देन में उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो जो सामान बचा है उसे कितने % लाभ पर बेचे, ये सवाल है। अब आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर लिए होंगे और कुछ काफ़ी लोग सफल भी हुए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिलहाल अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था। सबसे पहले इजी होगा यदि हम रेशियो बना लें। किसका रेशियो? पहली बार में 30% भाग को बेच रहा है, दूसरी भाग में जो शेष बच रहा है उसका 40%। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चलो अगर टोटल 100% था मेरे भाई, तो फर्स्ट केस में यानी कि पहली बार में, पहले को मैं A लिख देता हूँ, पहली बार में कितना बेचेगा 30% सामान। B को मैं दूसरी बार मान रहा हूँ, दूसरी बार में जो बचा उसका 40%। अगर 100 में से 30% बेच दिया तो 70 बचा और 70 का 40% कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। अब C कितना बचेगा बताओ। टोटल अगर 100 है दोस्तों, 100 में से 30 और 28 चला गया यानी कि 58 चला गया, तो रह कितना गया, तो आप बोलेंगे 42 रह गया, 42। आप चाहें तो इसको भी एक बार काट सकते हैं, ये 15 दूना 30 कट जाएगा और ये 14 दूना 28 और ये कट जाएगा 21 दूना 42। ये हो गया यहाँ पर सामान या फिर वस्तु, ये आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पर सवाल में ये कह रहा है कि पहला हिस्सा जो है ये 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ये 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। अब इसका 12% कितना होगा बताओ। 15 का 12% कितना होगा, 15 का 1% 0.15 होगा और 12%, 15 को 12 से गुना करोगे तो 180 आता है, यानी कि 1.8 होगा। तो 15 का 12% कितना होगा भाई, 1.8 होगा, जो हमें यहाँ पर बढ़ाना है, बात समझिएगा। और 14 का कितना % लाभ, सेकंड वाले पर 25% लाभ बेच रहा है, 25% का मतलब 50 का आधा, तो 14 का 50% तो 7 होगा, तो 25% उसका आधा, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, ये भी प्रॉफिट वाला है। अब 21 का कितना % प्रॉफिट यहाँ पर बेचे, ताकि टोटल पर इसे कितना % का प्रॉफिट हो जाए भाई, 30% का प्रॉफिट।
अब टोटल कितना है बताओ। हमने अगर वस्तु को यहाँ पे माना 15, यहाँ पे माना 14 और यहाँ पे माना 21, तो टोटल वस्तु कितना हो गया, इनको जोड़ लो, 14 और 15 और 21, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा, क्योंकि शुरू में टोटल हमने 100 माना था और सबको 2 से काट दिया, तो टोटल भी 100 के बदले 50 हो जाएगा। फाइनल इसे कितना % का प्रॉफिट चाहिए, 30% का, तो 50 का 30% कितना होगा, 15 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझना भाई, कि पहले बार में इसे 1.8 प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार में 3.5 और पूरा मिलाकर 15 रुपये का लाभ हुआ, तो इस बीच वाले में कितने का लाभ हुआ होगा। तो यहाँ पर तीसरा लाभ निकालने के लिए हमें इन दोनों को ही 15 में से घटाना पड़ेगा। तो ये कितना है, 3 और 1 4 है, 8 5 13, यानी कि ये 5.3 है। ये दोनों मिलाकर 5.3 है, 5.3। तो अगर मैं 15 में से 5.3 को माइनस कर लूँ तो कितना आएगा, 9.7 आएगा। बात समझिएगा, 9.7 आएगा। इसका मतलब है कि तीसरे को हमें 9.7 के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, तीसरे वाले को हमें 9.7 के प्रॉफिट पर बेचना होगा। तो हम तीसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, कि हमें 9.7 का तो प्रॉफिट चाहिए कितने रुपए पर भाई, 21 रुपये पर। तो नीचे हमने 21 लिख दिया और इंटू का 100, यही निकालना है। अब ये मुझे लग नहीं रहा है कि किसी से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 270 और बटा 21। अगर आप काटते हो तो ये कितनी बार में कटेगा बताओ, 21 एक बार में, तो बचेगा कितना, 6 और 0, 6 0, यानी कि 21 यहाँ 63 नहीं कटेगा ये। अच्छा 97 है ना, यहाँ पर मैंने 27 लिख दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। देखो जब 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट से एक 0 हट जाएगा और ये बचेगा 970 और बटा का 21। अब देखो काटते हो तो 21 चौक 84 और कितना बच गया, 7 और 6 13 पर 0, 130 बन गया। तो 21 छक 126 होता है, यानी कि 46 से आंसर शुरू होगा और 46 से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन बी है। मैंने शुरू का 2 डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट तो हम नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के एक स्थान तक सही लिखा है, इसीलिए लास्ट डिजिट चेक नहीं करेंगे। मैंने शुरू का 2 डिजिट देखा कि 46 किस में है, ऑप्शन बी में है। अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी व्यक्ति को 16% की हानि हो जाती है। यदि वह इस वस्तु के इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा सा सवाल है। सवाल नंबर 28, बीच में मैंने 1-2 सवालों को छोड़ा भी है, आप देख रहे हैं। जो सवाल मुझे लगा है कि ये उतना अच्छा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है या ज़्यादा इजी सवाल है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पर बात समझिए दोस्त कि विक्रय मूल्य का 7/12 भाग का मतलब क्या हुआ। विक्रय मूल्य का 7/12 भाग का मतलब क्या हुआ कि अगर विक्रय मूल्य, देखो पहला वाला विक्रय मूल्य अगर 12 था तो बेचा कितने में है, नया विक्रय मूल्य कितना बना के बेचा है, SP1 में लिख देता हूँ, 7 रुपये में बेचा है। विक्रय मूल्य का 7/12, इसका मतलब यही बनता है कि अगर पहले से विक्रय मूल्य 12 था तो बेचा है 7 रुपये में। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा करता है तो इसे 16% की हानि हो जाती है। 16% की हानि होने का मतलब है कि जब 7 में बेचता है तो 16% की हानि होती है। 16% हानि का मतलब हुआ कि अगर क्रय मूल्य 100% है तो मिलता है इसे 84% ही। बात समझ रहे हो, 84% ही मिलता है। अब बताओ 84% की कीमत अगर यहाँ पर 7 है, 84% की कीमत अगर 7 है तो 100% की कीमत कितनी होगी। या आप चाहो तो इसको बाद में भी निकाल सकते हो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। मैंने शुरू में डायरेक्ट ये लिख लिया कि विक्रय मूल्य अगर 12 है तो बेचेगा 7 में। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है दोस्तों कि यदि वह विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, यानी कि पहला वाला जो विक्रय मूल्य है उसके 90% पर यह बेचता, तो क्या स्थिति होती। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले एक बात लिख दिया है इसने साफ साफ कि 16% की हानि कब होगी। बात समझिएगा, 16% की हानि इसे कब होगी, सवाल में ये दिया गया है। 16% की हानि तो तब होता है जब वह 7 में बेचता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और लास्ट कंडीशन में आपको ये भी बोला है कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है, देखो अगर कटाने में दिक्कत है, एक बार शुरू से समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये बोला भाई कि विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचता है, यानी कि पहले से विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य इसका जो ओरिजिनल SP है वो अगर 12 है तो ये बेचने जा रहा है, जो नया बेच रहा है वो कितने रुपए में बेच रहा है, 7 रुपये में बेच रहा है। ठीक है। लेकिन हमें पता है भाई कि ये 7 नहीं है, सवाल के हिसाब से ये 16% की हानि के बराबर विक्रय मूल्य है, यानी कि 84% के बराबर है।
अब देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं गुना कर लेता हूँ किससे, 3 से। 3 से गुना करने का फ़ायदा होगा कि ये 7 तियाँ 21 बन जाएगा और ये 12 तियाँ 36 बन जाएगा। अब ये देखो 21 चौके तो 84 हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। तो अगर हमें 100% की वैल्यू बतानी है तो ये 25 से गुना हो रहा है, तो इसको भी 25 से गुना कर लो, यानी कि 25 के बराबर आ जाएगा। बात समझना थोड़ा। अब ये आप पूछेंगे कि मैंने 3 से गुना क्यों कराया, 7 और 12 ही क्यों रहने दिया। देखो 7 और 12 रहने देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से नहीं गुना कराएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि ये 100/3 आने लगेगा। इसीलिए इस 3 को मैं पहले ही हटा देना चाहता हूँ, पहले हटा देंगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो रेशियो तो 12 और 7 का था, लेकिन मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 36 और 21 कर दिया। अब देखो जब ये 21 रुपये में बेच रहा है तो 84% ही इसको मिल रहा है, क्योंकि 16% की हानि है। तो 21% की वैल्यू अगर 84 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो मैंने लिख दिया कि 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, ये 25 के बराबर होगा। 25 कैसे, 84, 21% की वैल्यू 84 है, 21 चौक 84 होता है और ये 25 चौक 100 होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 25। इसका मतलब है कि जो इसका क्रैमुल है, ध्यान देना, अब जो इसका क्रैमुल है सीपी वो कितना है, 25 है। और विक्रैमुल में कह रहा है कि नया विक्रैमुल जो बनेगा वो पुराने वाले का 90% पर बेचता है, 36 का 90%। 36 का 90% का मतलब 36 का 10% माइनस कर लो 36 में से, यानी कि 3.6 माइनस कर लो 36 में से। अगर 3.6 माइनस करने जाते हो 36 में से तो पहले 3 घटाओगे तो 33 पर आओगे, ठीक है। फिर 0.6 घटाओगे तो 32.4 पर आ जाओगे। बात समझ रहे हो। यानी कि सेकंड कंडीशन में ये कितने में बेचेगा, 32.4 पर बेचेगा। अब बताओ अगर 25 में खरीद के 32.4 में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई, तो आप बोलेंगे कि 5 और 2 7.4 का फ़ायदा हो गया 25 रुपये पर और गुना का 100, यही पूछ रहा है। तो बताओ इस पॉइंट से इस जीरो को काट लें, या आप डायरेक्ट एक काम करो, पॉइंट से जीरो को मत काटो, 25 चौक के 100 काट लो। इस 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, लास्ट में 6 केवल ऑप्शन ए में ही है, खेल खत्म। बात समझ रहे हैं, लास्ट में 6 किस में है, केवल ऑप्शन ए में है। तो क्या किया मैंने, आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल है, कोई दुकानदार 840 रुपये का 840 किलो चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में 15% का लाभ है तो 10% हानि पर बेची गई चावल का मात्रा बताओ। ऐसे सवाल में आपको 2 बार बेचा गया और फाइनल प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि पहले कंडीशन में भाई इसका क्या हालत है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन में यह बेचा गया है 25% का लाभ लेकर, प्लस का 25% हो गया। सेकंड कंडीशन में 10% की हानि है, यानी कि माइनस का 10 हो गया, ठीक है। ओवरऑल 15% का लाभ है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 15 हो गया। अब देखो अगर मैं ये डिफरेंस देखता हूँ दोस्तों, तो 25 में से 15 जाएगा तो 10, और ये तो माइनस में है तो जुड़ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। ये माइनस में है तो जोड़ेंगे ना इसमें इसको, अच्छा 3 बार हो गया, लग रहा है एलिगेशन नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि 3 बार हमने कर दिया ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, 3 बार नहीं है, 2 बार ही है, सही है। इसको काटो, अब ये कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और ये 2 पचे 10, 7 और 2 का अनुपात आ गया। इनको टोटल को मिलाते हैं तो 7 और 2 9 हो गया, लेकिन सवाल में किसके बराबर है भाई, 840 किलो के बराबर है। अगर 9 की वैल्यू 840 है तो आपको किसी की भी, देखो आपको ये बताना है, ये वाला, यानी कि 2 की वैल्यू बतानी है। 9 की वैल्यू 840 तो 2 की वैल्यू कितनी बताओ। तो हम 1 की वैल्यू पहले निकालते हैं। 9 की वैल्यू 840 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 9 से अगर आप काटते हो तो 9 9 81, ठीक है, और 3 बचेगा और 0 बचेगा तो 9 3 27 और पॉइंट का समथिंग। तो 2 का मान निकालने के लिए हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये तो चला जाएगा आपका 3 दूना 6 9 दूना 18, 186 के आसपास जा रहा है। 29 नंबर ही सवाल था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पर गलत जोड़ दिया ना हमने, देखो यहाँ पर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला गलत है। देखो मैंने क्या किया था दोस्त कि ये 15 और 10 जोड़ना था तो यहाँ पर 35 लिख दिया था, यहाँ पर 25 होना चाहिए ना, और यहाँ पर तो 10 आया ही था। अब काटेंगे देखो रेशियो के लिए, तो ये 5 पचे 25 और ये 2 पचे 10, यानी कि रेशियो बन गया ओवरऑल 5 और 2 7 का। टोटल वैल्यू अगर 7 की वैल्यू 840 किलो है तो हमें किसकी बतानी है, 2 की बतानी है। 7 से इसको काट दो, 12 7 84, 120,
एक की वैल्यू 120 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुना 24 यानी कि 240 किलो। खेल खत्म है, एलिगेशन लगा लीजिएगा, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कोई दुकानदार कागज़ की एक सीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपये लेता है। यदि वह 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% का डिस्काउंट दे देता है तो 800 सीट की फोटोकॉपी के लिए उसे कितना खर्च आएगा। अच्छा सवाल है, बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझिएगा कि क्या करना है यहाँ पर। अगर आप समझते नहीं है ध्यान से तो आपको देखने में इजी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन उतना ही ट्रिकी है। देखो 1.5 रुपये एक कॉपी का लगता है और जब आप 400 सीट पूरा करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको 5.5% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से 450 कराइएगा तो फिर से वो 450 पर वापस से आपको 5.5 का डिस्काउंट मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, सवाल में यही बात समझने वाला है। अगर आप 2 बार डिस्काउंट दे देते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। मैंने क्या कहा कि भैया 400 बाद वो सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की डिस्काउंट देता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 400 तो आपने करा लिया, 400 आपने फोटोकॉपी करा लिया, उसके बाद एक फोटोकॉपी पर वो 5.5% की छूट देता है। आप जितना फोटोकॉपी करा लो 400 के बाद वो हर एक पर 5.5% का डिस्काउंट देगा। तो टोटल कितना खर्च आएगा अगर 800 सीट फोटोकॉपी करानी हो? तो आप बोलेंगे शुरू के 400 पर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कि शुरू के 400 का जो मूल्य लगेगा वो 1.5 रुपीज़ लगेगा एक फोटोकॉपी का। तो 1.5 रुपये 400 फोटोकॉपी हमने करा लिया। अब बाकी का जो 400 है कीमत तो उसकी भी 1.5 रुपये ही लगनी है, लेकिन ऊपर उस पर 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5.5% के डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ बताओ? 5.5 को आप इसे ऐसे लिख दो कि ये 55 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा अगर हम पॉइंट काट देते हैं। अब ये 200 पचे कट जाएगा और ये 11 पचे, यानी कि 200 दाम है तो उसमें से 11 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने 5.5 को 55 बटा 1000 लिख करके काट लिया तो ये 11 बटा 200 आ गया, यानी कि 200 कीमत है तो 11 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 200 में से 11 घटा देंगे तो 189 और बटा का 200। बस इसी को कैलकुलेट करना है। ये शुरू वाला प्राइस है 400 फोटोकॉपी का और ये अगले 400 फोटोकॉपी का प्राइस तो सेम ही है, बस उस पर डिस्काउंट मिल गया है तो डिस्काउंट हमने लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप इजीली, या तो इसको कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इस पॉइंट से ये 0 तो कट जाएगा और 15 चौके 60 यानी कि ये 600 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे कि 200 से कट जाएगा 2 बार में, 200 दूना 400 और 15 दूना 30 यानी कि ये 3 आ गया। 3 से इसको गुना कर लो तो 9 तियाँ 27 और 18 तियाँ 54 और 2 56। इनको जोड़ लो तो 6 और 5 1100 और ये 67 का 67, तो 1167 बनेगा आपका। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आशा है कि आप बात को समझे होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। 125 रुपये यहाँ पर कोटेड है, कोट की गई है, इंग्लिश में आप देखिएगा, ठीक है, कोटेड बुक्स है, कोट होना चाहिए। 125 रुपये पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% डिस्काउंट पर मिल जाती है, ठीक है। 125 रुपये में पूरे 1 दर्जन नोटबुक आती है, वो भी 20% के डिस्काउंट पर। तो ये कह रहा है कि 175 रुपये में कितने ऐसे नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब भी ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो या तो रेशियो निकाल लीजिए, बेहतर होगा। देखो 1 दर्जन नोटबुक कितने पर मिलती है? 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 12, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि 12 जो किताबें हैं, किताबों के लिए बुक्स लिख देता हूँ बी। 12 किताबें कितने रुपए पर मिलते हैं? तो आप बोलेंगे कि दाम तो 125 लगना था, लेकिन उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 माइनस होगा। 1/5 का मतलब मैं 4/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। या 80/100 आप रख लेना। 20% छूट का मतलब 100 में से 20 घटा दो तो 80/100 हो जाएगा। तो 12 बुक्स की कीमत जो है वो 125 का 80% है और हमसे ये कह रहा है कि 175 रुपये में कितने बुक्स खरीदे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, देखो आप 5 से इसको कटा दो तो 5 से 25 बार में कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12। तो आप कहेंगे कि 3 बुक्स की कीमत तो 25 रुपये आ गई। अब इस रुपए को वो कह रहा है कि 25 रुपये नहीं है, 175 रुपये है। तो अगर ये 175 रुपये है यानी 7 गुना हो रहा है, 25 से 175, तो इसको भी 7 से गुना कर दो तो ये 7 तियाँ 21, यानी कि 175 रुपये में वो पूरे 21 किताब को खरीद पाएगा। यहाँ पर तो 21 आना चाहिए था, क्या दिक्कत आ गई? ये लो भाई, इंग्लिश में बात अलग है। देखो हिंदी में हमने जो निकाला है 21 बिल्कुल सही उत्तर है अपना, कोई माई का लाल नहीं काट सकता है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई इंग्लिश में कह रहा है कि 75 किताबें ही खरीदता है, 75 रुपये का ही खरीदता है। आप बताओ 75 रुपये का खरीदता है तो फिर कौन सी बड़ी बात है भाई।
75 रुपये का खरीदता तो हम यहाँ पर ये कहते कि 25 रुपये का तो 3 बुक खरीदा है। ध्यान देना, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि देखो 25 रुपये में 3 बुक खरीदा है। अगर ये 75 रुपये है यानी कि ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कि 3 या 9 बुक खरीदेगा, 9 बुक्स खरीदेगा 25 रुपये में। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतने ही रुपए की हानि हो जाती है जितने की वह 22% के लाभ पर उस वस्तु को बेचने से होता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 रुपीज़ एलिसा सफर्स एज मच एज लॉस एज सी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग अ प्रॉफिट ऑफ 22%। यानी कि 22% पर बेचने से एलिसा को जितना फ़ायदा हुआ है उतना ही हानि होती है 1170 रुपये में बेचने से। यदि वह 1450 रुपये में उस वस्तु को बेचती है तो लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के ठीक एक स्थान तक आपको बताना है कि क्या होगा। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है। ये ठीक एक स्थान तक लिख देने से लड़कों को लगता है कि ये कैलकुलेटिव है और वो छोड़ देते हैं। अगर कैलकुलेटिव लग भी रहा है तो आप इसको ज़रूर लास्ट में कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको स्टार्टिंग से बात करूं कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, ध्यान देना थोड़ा, तो हम क्या क्या कर सकते थे। हमने कहा भाई सबसे पहले कि उसे 22% का लाभ पर बेचने के बराबर हानि हुई है। देखो, अगर वह 22% के लाभ पर बेचा होता तो क्या होता आप बताइए। मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों कि सीपी अगर 100x होता, ध्यान देना, सीपी 100x होता तो उसको प्रॉफिट तो 22x का होने वाला था। बात समझ रहे हैं, प्रॉफिट कितने क्या होने वाला था दोस्तों। यहाँ पर पहले मैं एसपी लिख देता हूँ। वैसे एसपी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो एसपी आप मत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख लो कि अगर 100 रुपये का खरीदा है तो उसे 22% लाभ पर बेचा है, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22x का हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों हानि भी उतना ही होता है जितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि लॉस भी कितना हुआ है भाई, 22x का हुआ है। अब बताओ, अगर 100 रुपये का खरीदा है और 22 रुपये की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा। तो आप बोलेंगे भाई क्रैमुल में से ये हानि हटा दो, आप बोलेंगे 78x में बेचा होगा, तभी 22% की हानि होगी। 100 में मैंने खरीद के और अगर 78 में बेचूंगा तभी तो 22 की हानि होगी। तो हमने मान लिया कि ये भाई 78x का खरीदा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जो विक्रयमूल्य है 78x वाला, वो 22% लाभ वाले विक्रयमूल्य के बराबर है। यानी कि आप यहाँ पर ये डायरेक्ट कह सकते हैं, बात समझिएगा दोस्तों, कि 78x जो है वो 1170 के बराबर है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे कि मैंने 1170 को कैसे रख दिया। सवाल में समझना कि 1170 में बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है। तो मैंने यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लिया कि चलो स्टार्टिंग से एक बात क्लियर समझिए। मैंने ये कह दिया यहाँ पर देखो कि अगर क्रय मूल्य उसका 100x है तो उसको लॉस जो होगा वो कितना होगा भाई, 100x में बेचने से, देखो 100x का खरीदा है और अगर वह 22 रुपये लाभ लेकर के बेच रहा है तो अभी जो बेचा है 1170 में, इस कंडीशन में जब लास्ट में वो 22 लाभ लिया था तो अभी हानि उसी लाभ के बराबर है, यानी कि हानि भी कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। अब बताओ 100 में खरीद के और 22x हमने घाटा सहकर बेचा, यानी कि 78x में ही बेचा, और रुपया कितना पाया हमने भाई, 1170 रुपया पाया। तो अगर 78x की कीमत 1170 है तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। देखो ये 13 नवा 117 हो गया और 13 छक 78 हो गया और 6 से कट गया 15 छक्का 90, यानी x की वैल्यू तो 15 आ गई। x की वैल्यू 15 आ जाने का मतलब कि सीपी कितना है, खरीदारी कितनी की है, हमने 100x माना था तो ये 1500 हो गया। खरीदा है 1500 का, लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि देखो भाई 1500 का खरीदा है, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि अब बेच रहा है कितने में, 1450 में। तो 1500 का खरीद के 1450 में बेचेगा तो 50 रुपये का घाटा हो जाएगा 1500 रुपये पर, और इंटू का 100, तो आप बोले हैं कि दोस्तों ये 5 3 15 हो गया और ये 2 0 से 2 0, 10/3 का मतलब 3.33 आएगा। इतने का क्या हुआ है भाई, घाटा हुआ है, तो लॉस हुआ 3.33 का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हो, लॉस हुआ 3.33% का। आगे बढ़ता हूँ और अगले सवाल पर आता हूँ। ये एक सवाल देखें दोस्त, देखने में आसान लगता है लेकिन कई बार लोगों को ये कैलकुलेशन में फंसा भी देता है या लोग नहीं समझ पाते हैं। सवाल है कि 800 रुपये अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद 512 में बेचा गया तो हर एक छूट कितने प्रतिशत का है। 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो 800 रुपये वाली वस्तु बन गई 512 रुपये के, तो हर एक बार कितना डिस्काउंट दिया गया ये पूछ रहा है। तो पहले हम फाइनली निकाल लेते हैं कि देखो अगर 800 लिखा था और उसने 512 में खरीदा तो ओवरऑल उसे कितने का डिस्काउंट मिल गया। तो आप बोलेंगे 10 में से 2 गया तो 8,
और यहाँ पर बच गया 9 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2। ओवरऑल 278 का डिस्काउंट मिल गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। देखो काटने का मतलब, अगर आपके पास ऐसा सवाल हो तो आप 8 से इसको काट सकते हैं, तो काट दीजिए, क्योंकि ये 100 बन सकता है काटने से। 8 से काटेंगे तो ये 8 छक 48 और 8 चौके 32। देखो ये 100 की कीमत वाला सामान अगर 64 में बेचा जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया? 32% का। बात समझ में आ रहा है? 32% का डिस्काउंट हो गया। 32 नहीं, 36% का डिस्काउंट हुआ ना, 32 गलत लिख दिया मैंने। 100 में से 64 में ही खरीदा गया, यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया भाई? 36% का तो डिस्काउंट हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। अब बताओ 36% का डिस्काउंट, इनमें से किसका सक्सेसिव निकालने से 36% का डिस्काउंट आएगा? सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? अगर दोनों बार सेम है तो हम 2a और -a²/100 करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो 2a, पहली बात, जब 2a में से कुछ घटाकर 36 लाना है तो हमें ऐसा परसेंटेज लेना होगा जिसको डबल करने पर वो 36 से ज़्यादा हो, तभी तो उसमें से कुछ घटाएंगे तो वो 36 तक पहुंचेगा। मैंने कहा कि अगर मान लो हम 18% को मानते तो 18 को ही डबल करने पर 36 आ रहा है। अभी माइनस का a²/100 तो घटाना बाकी है, तो इसमें से अभी घटाएंगे तो ये 36 से नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से दोस्तों जो ओवरऑल बनना चाहिए परसेंटेज, वो 36 बनना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखो हम किसको ले सकते हैं 36 बनाने के लिए? अगर 18 को ले तो 18 दूना 36 तो यही आएगा, लेकिन अभी 18 का स्क्वायर में से माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये 36 से कम हो जाएगा। अगर 15 लेते हैं तो 15 दूना 30, ये डबल ही कम आ रहा है। 16 लेते हैं तो 16 दूना 32, ये भी कम आ रहा है, यानी 20% सही उत्तर हो गया। आप बात को समझिए, डबल करने से 36 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो उसके बाद उसमें से घटाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं 20 को मानता हूँ तो मैंने लिख दिया कि 20 गुना 2 और माइनस का 20 का स्क्वायर 400 और डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करते हैं। अब देखो ये 20 दुना अगर 40 है और 40 में से अभी मुझे कुछ घटाना है, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि 40 में से घटाएंगे तो 40 से नीचे आएगा, और 36 भी 40 से नीचे है। लेकिन अगर मैं 18% को लेता तो कहता कि 18 दुना 36 और माइनस का 18 का स्क्वायर 324/100, यानी कि 3.24। बताओ 36 में से अब कुछ भी घटाऊंगा तो 36 पर कैसे रह सकता है? इसीलिए 18 से ऊपर का सही उत्तर होगा। 18 से ऊपर का एक ही ऑप्शन है, वो है 20। अगला सवाल 35 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, कोई व्यक्ति इसको 16% और 10% की 2 डिस्काउंट पर खरीदता है। यदि वह इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसका लाभ रुपए में कितना होगा? देखो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगा भाई कि एसपी कितना होगा उसके लिए। आप बोलेंगे कि एसपी कितना होगा, पहले तो सीपी भी निकाल लो, सीपी की ज़रूरत भी है अगर एसपी निकालना है तो मैंने ये कहा कि सीपी अगर निकालना है भाई, तो आप बोलेंगे कि 480 रुपये तो उस पर लिखा ही है, लेकिन खरीदने में एक बार इसको 16% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 84/100। एक बार 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 90/100। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। बाकी को आप चाहें तो बाद में कटाएं, कोई दिक्कत नहीं है, या पहले कटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देखें। अब एसपी की अगर मैं बात करूं, एसपी कितना है, तो आप बोलेंगे 25% के लाभ पर बेचा गया है। जो भी क्रैमुल है उसका 25% लाभ। क्रैमुल कितना है हमारा भाई, तो आप बोलेंगे 48 और गुना का 84 और गुना का 9। यही है क्रैमुल, ये वाला मैंने इनको गुना करा दिया। क्रैमुल तो यही था, सीपी देखो यहाँ से यही है। इसका 25% का लाभ चाहिए। 25% मतलब 1/4, तो हमें 5/4 में बेचना होगा। तो मैंने 4 से इसको काट दिया कि 4 से अगर काटते हैं तो ये 12 चौक 48 है। और अब देखो दोनों जगह मैं यूनिट डिजिट लगा रहा हूँ। क्यों यूनिट डिजिट लगा रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन में हर एक का यूनिट डिजिट अलग अलग है, ध्यान देना। अगर 0 में हटा दूँ तो सब में यूनिट डिजिट अलग बचता है। इसमें लास्ट में 2 बचेगा, इसमें लास्ट में 8 बचेगा, इसमें लास्ट में 6 और इसमें लास्ट में 4। तो पहले मैं ऊपर वाले में यूनिट डिजिट निकालता हूँ। देखो 8 चौके 32 और 2 9 18, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा? देखो एक बार इवन है और एक बार 5 है, तो इसमें यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। और अगर 8 में से 0 को घटाते हैं तो 8 आएगा, यानी कि आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 8 आने वाला है। और ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में लास्ट में 8 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। देखो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर जो है वो हाइड कर दिया है। आंसर ये नहीं कि आंसर ऑलरेडी मार्क करके रखा है कि आप देख करके कहें कि आपने तो पहले से देखा था आंसर तब कर दिया। देखो दोस्त, ऐसे भी एग्जाम हॉल में कर सकते हैं आप। डेफिनेटली यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पर भी ऑप्शन में सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। ठीक है, अब ये लिखा रहता है कि दशमलव के एक स्थान तक बताना है, नियरेस्ट टू डेसिमल या नियरेस्ट टू होल नंबर आपके बोलता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये सब नहीं लगाते हैं। लेकिन जहाँ नॉर्मल सवाल है वहाँ पर तो ये सब लगा ही सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है दोस्तों कि 405 रुपये में
3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहे तो 288 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। ये सवाल ऑलरेडी मैंने शिफ्ट वाइज में करा दिया है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि किसी को वापस से जाकर दूसरा वीडियो में ढूंढना ना पड़े कि क्या इसका सोल्यूशन है। देखो 405 रुपये में वो 3 दर्जन संतरे खरीदा, बात समझना, 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे खरीदता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बार उसे 25% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, 25% की हानि पर बेच रहा है, लेकिन अभी उसको चाहिए भाई 20% का लाभ, तो 288 रुपये में कितना बेचना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों एसपी कितना होगा। अगर मुझे एसपी बताना है भाई कि कितने में बेचे, तो मैं कहूँगा कि 405 में, तो जब उसने 405 में बेचा था तो 25% की हानि हुई थी, तो पहले क्रयमूल्य निकाल लो। क्रयमूल्य कैसे निकाल सकते हैं भाई, 405 में बेचने से अगर 25% की हानि होती है तो क्रयमूल्य निकालने का मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 100/100 में से 25 जाएगा तो कितना, 75। ये क्रयमूल्य हो गया, लेकिन हमें क्रयमूल्य नहीं बताना है, हमें बताना है 20% लाभ के लिए विक्रयमूल्य। तो मैंने अभी 120/100 से वापस गुना करा दिया, क्योंकि अब हमें विक्रयमूल्य बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त कि इस वाले 100 से ये वाला 100 तो कट गया, ठीक है, ये जो 100 है इससे ये 100 कट गया। अब आपको कटाना है 75 को, तो आप ये कह सकते हैं भाई कि ये 24 × 25 120 है, या 15 से कटा देते हैं, 15 × 8 120 है, और ये 15 × 25 75 है, और 5 से इसको काट दीजिए तो 5 × 8 40 और 5 एक बार में, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 8 और 8 × 8 64, यानी कि 648 आ गया। बात समझिए। अब अगर मैं एसपी का रेशियो लिखूँ कि पहले 648 में बेचना पड़ेगा इसको, अभी एक बार 648 में बेचा है और एक बार यहाँ पर मैंने लिख दिया 288। बात समझना, एसपी का मैं रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है, 648 और 288। अब 648 में भाई कब बेचता है, जब ये पूरे 3 दर्जन संतरे खरीदा है और 3 दर्जन में से पूरे 3 दर्जन बेचता, तो 648 में बेचना पड़ता है। देखो शुरू में मैंने कितने दर्जन बेचना है इससे मतलब नहीं रखा, मैंने केवल ये विक्रयमूल्य निकाल लिया कि जितने संतरे खरीद के लाया है, अगर पूरे संतरे बेचता है तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई कि 3 दर्जन संतरे खरीदा है पूरे 405 रुपये में, तो अगर 3 दर्जन में से पूरा 3 दर्जन इसे बेचना है और 20% का लाभ भी कमाना है तो इसे 648 में बेचना होगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि 648 में 3 दर्जन बेच रहा है, यानी कि 36 बेच रहा है। इसको पहले आप काट लो, अगर रेशियो में ये कट सकता है तो काट देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। इसको अगर आप काटते हैं तो 12 से काट लें क्या, 12 × 25 60 और 12 × 4 48, या 24 से काट लें, ये 24 से कट जाएगा, 24 एक बार में 24 दूना 48 कट ही जा रहा है, और ये 24 से काटूँ तो 24 दूना 48, तो 4 और 2 6। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं 12 से ही काटता हूँ। 12 से काटेंगे तो ये 12 × 25 60 और 12 × 4 48, और ये 12 दूना 24 और 12 × 4 48। अब ये आ जाएगा आपका 9 × 6 54 और ये 4 × 6 24। अब देखो 9 और 4 का रेशियो आ गया, तो जब कीमत 9 थी तो ये 36 संतरे बेच रहा है, और जब कीमत 4 होगी तो कितना में बेचेगा भाई, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना करेंगे, 4 × 4 16 संतरे बेचेगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझे कि नहीं समझे। मैंने क्या किया, मैंने पहले एसपी निकाल लिया कि अगर 3 दर्जन खरीद के लाया है, पूरे 3 दर्जन बेचता तो कितने में बेचता, 648 में। और अब मैंने ये कह दिया कि देखो एक बार कीमत 648 है, एक बार 288 है, तो कीमत का रेशियो 9:4 का आ गया। तो जब कीमत 9 था तो 36 संतरे बेच रहा है, तो 4 होगा तो कितने बेचेगा, 16। 37 नंबर सवाल, किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है कोई व्यक्ति, यदि वह 10.5% का लाभ कमाना चाहे तो उसे, एक मिनट रुको, वापिस से पढ़ने दो क्या कह रहा है। यह है भाई कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 112.5 रुपये अधिक मिलता। तो बताना है वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि शुरू का विक्रय मूल्य कितना है। ऐसे सवाल में मैंने आपको 1000 बार बताया है कि आप ऐड कर लिया करो, जैसे एक बार हानि प्रतिशत है और एक बार लाभ प्रतिशत है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। एक बार 12% की हानि पर बेचा था और एक बार 10.5% के लाभ पर बेचा है, तो पहले वाले से 112.5 रुपये ज़्यादा मिला है, तो हमने लाभ और हानि को जोड़ दिया, तो 12 और 10.5 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 22.5%। बात समझना, 22.5% की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, तो आप बोलेंगे 112.5 हो गई।
तो पहले मैं आपसे ये कह रहा है कि पहला बिक्रैमुल बताओ, पहले यह 12% की हानि पर बेचा था। अगर 12% की हानि है तो इसका मतलब 88% पर बेचा होगा। कीमत हमेशा मैं 100% मान के चलता हूँ और 12% हानि पर बेचेगा तो 88% पर बेचेगा। तो आप बोलेंगे कि 22.5% का वैल्यू अगर हमें मालूम है तो 88% की वैल्यू निकालनी कौन सी बड़ी बात है। निकाल लो यहाँ पर 88% की वैल्यू। अच्छा देखो, अगर 88% की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली 11 से आंसर कटेगा, और 11 से कटने वाला कौन सा है भाई, ऑप्शन सी है, खेल खत्म। 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, क्या करूँ मैं बताओ। आप चाहें तो इसको काट पीट के आंसर भी निकाल सकते हैं। इसको काटिएगा इससे और फिर इससे काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 440 रुपये। अगला सवाल है कि एक किसी वस्तु को 4800 में खरीदता है, 30% की हानि पर बेचता है, और जितना उसको पैसा मिलता है बेचने से उसी रुपए से वह दूसरा वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेचता है। तो उसका ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ कि पहले आप सीपी निकाल लो इसका, ठीक है। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है। 4800 का तो इसने खुद खरीदा, बात समझिए, ठीक है। और 30% की हानि पर अगर बेचा है तो पहला वाला जो कीमत मिलेगा वो इसको 70/100 रुपये का मिलेगा, 30% हानि से आया है तो। अब ये जो रुपये मिलता है इसी से वह दूसरा वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेच देता है। तो इसको अगर मैं 60% के लाभ पर बेचूँ तो 160/100 लाभ हो रहा है, इसीलिए 60 को जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। अब इनको कटाकर आप निकाल लो कि बिक्रैमुल कितना हुआ। तो आप इस 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इस 2 जीरो से इनको काट सकते हैं। तो ये इनको अब मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो ओवरऑल कि ये कितना हुआ। चूँकि यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं दोस्तों कि नया वाला बिक्रैमुल कितना है, इसके लिए सीपी तो पता है कि 4800 है, तो ये नया वाला बिक्रैमुल है, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर सकते हैं, पहले हम 16 को 8 से कर लेते हैं। तो 16 8 128 का 8 हाथ में 12 और 16 चौके 64 और 12 कितना हो जाएगा 76। इसको गुना करना पड़ेगा 7 से। तो ये 8 7 56 का 6 और 7 6 42 और 5 47 और 8 7 56 56 और 4 60। ये 60 और 76 आ जाएगा लग रहा है। और इसमें से 4800 अगर मैं घटा देता हूँ तो कितने का। अच्छा देखो, ये गुना करने की ज़रूरत नहीं है, सही बात था, बिना गुना किए हुए भी बात बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख लिया कि चलो जितना है उतना रहने दो आप। ये कितना है तो आप बोलेंगे भाई ये 48 × 7 × 16 है, यही है। अब हमने लिखा भाई कि देखो यहाँ पर 4800 का खरीदा है और बेच रहा है कितना भाई 48 और गुना में 16 गुना में 7 को। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे लिख लीजिए कि ये 48 और गुना में 16 7 112 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितने का लाभ हुआ बताओ। तो आप बोलेंगे लाभ के लिए हम बिक्रैमुल में से क्रैमुल को घटाएंगे। बिक्रैमुल कितना है 48 गुना 112 और क्रैमुल कितना है 4800, यानी कि ये 48 गुना 100 है। बात समझना, और ये 48 गुना 100 है, ये 48 गुना 112 है। दोनों को घटाना है तो 48 कॉमन आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, यानी कि हमें जो लाभ मिलेगा वो 48 गुना 2 का मिलेगा। बात समझ रहे हैं, 96 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। बात क्लियर, आप समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर 12 आएगा, 48 गुना में 12। कितने रुपए पर ये लाभ मिलेगा भैया 4800 पर और गुना का 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 48 से 48, तो कितना बच गया 12% का प्रॉफिट। अब एक बार वापस से आपको समझना चाहिए, हो सकता है आप नहीं समझे हो कैलकुलेशन का क्या मैंने किया। देखो मैंने कहा कि ये पूरा गुना नहीं करते हैं क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, और मैंने देखा कि इस वाले में भी क्रैमुल में भी 48 है और जो बिक्रैमुल है इसमें भी 48 है। अगर दोनों में 48 है तो मैंने समझ गया यहीं पर कि 48 कॉमन हो सकता है, तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 16 7 112 बार 48 है और यहाँ पर 100 बार 48 है। जब घटाएंगे 112 में से 100 बार को तो 12 बार 48 बचेगा। तो 48 × 12 हो गया प्रॉफिट कितने पर 4800 पर और गुना का 100। आगे देखिए भाई अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, इस पर 12% और 12% क्या दोनों बार 12% है, 2 बार 12% का डिस्काउंट दिया गया। अब ये कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता एक ही बार में इसके बदले 24% का डिस्काउंट मिल जाए 2 बार 12 ना दे करके, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो हम कहते हैं कि देखो भाई अगर वो 2 बार 12 देगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना देता है। तो आपको पता है दोनों बार सेम है, तो 12 दूना 24 और माइनस का 12 का स्क्वायर यानी कि 1.44 ये डिस्काउंट देता। और दूसरी बार में वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, D2 कितना दे रहा है 24 का ही दे रहा है। अब देखो इस दोनों में अंतर कितने का है भाई, ये 24 24 तो कट जाएगा, ये माइनस का
1.44 बच रहा है, यानी कि माइनस का 1.44% का उसे हानि हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लॉस कितने का होगा? माइनस का 1.44% का। आप पूरा भी निकाल के देख सकते हैं। देखो हमने ये कहा कि जब 2 बार 12% का डिस्काउंट देगा सक्सेसिव, और उसका अगर मैं सक्सेसिव निकालने जाऊँ दोस्तों तो 12 + 12 - 12 का स्क्वायर बाई 100 यही होगा। तो 12 + 12 तो 24 हो गया, और -12 का स्क्वायर 144/100। तो जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा, यही घाटा होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो हम निकाल देंगे लॉस कितना हुआ भाई, माइनस का 1.44%। तो ये निकाल दो। आप बोलेंगे भाई 5000 का इतना परसेंट बताना है, तो ये 5000 का इतना परसेंट कितना होगा? डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको चाहें तो। 42 नंबर क्वेश्चन है अपना दोस्तों, बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 अपने सामने पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ कि क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट अब 5000 का 1.44% निकाल दें? तो 5000 और गुना 1.44% बताना है डिवाइडेड बाई 100। इस 2 जीरो से पहले तो ये पॉइंट मैंने काट दिया, और ये 50 दूना 100 काट दिया, और 2 से इसको काट दिया। 7 दूना 14 और 2 दूना 4, यानी कि 72 रुपये का क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा, क्योंकि ये लॉस था। तो 72 रुपीज़ यहाँ पर लॉस आएगा, जो कि ऑप्शन 4 बनेगा अपना। ऑप्शन 4 जो होगा ये लॉस होगा 72 रुपीज़ का। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कह रहा है कि जोसेफ जो 2 जो जैकेट खरीदता है, एक 2100 रुपये का और एक खरीदता है 3150 रुपये का। पहले को वो K% लाभ पर बेचता है और दूसरे को K% की हानि पर बेचता है। तो आपको बताना है कि यदि दोनों जैकेट का विक्रय मूल्य समान है तो K का मान क्या होगा। देखो अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पहला वाला जो था वो 2100 दाम में वो खरीद के लाया था, लेकिन बेच रहा है उसे K% के लाभ पर, यानी कि 100 और प्लस K में बेच रहा है इतने परसेंट पर। दूसरा जो सामान है वो है 3150, इसको बेच रहा है K% की हानि पर, यानी कि 100 माइनस K परसेंटेज। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 + K डिवाइडेड बाई 100 माइनस का K, और इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 3150 और बटा ये 2100 होगा ना। अब ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जिसको C&D बोलते हैं, तो मैं C&D अगर अप्लाई करता हूँ तो आप बताइए इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? जोड़ने पर ये 200 बन जाएगा, और जब घटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा? 2K। जोड़ेंगे तो 200 और घटाएंगे तो नीचे 2K। वैसे ही इनको जोड़ो तो 315 और 210 कितना होगा? 3 और 2 525 हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे दोस्तों तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 105 आ जाएगा। 105 से तो पूरा 5 बारी में कट जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और 2 से 2 भी कट जा रहा है, तो K इक्वल टू कितना हो गया? तो आप बोलेंगे K इक्वल टू हो गया 100 और बाई 5, यानी कि 20%। तो 20% K की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑप्शन डी। अगला सवाल, एक पेन को 26 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उस पेन के क्रय मूल्य का 1/14वां भाग के बराबर हानि हो जाता है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो पहले 1/14वां भाग के बराबर हानि होने का मतलब क्या है? हानि जो है वो CP का 1/14वां है। इसका मतलब है कि CP अगर 14 रुपये है तो लॉस कितने का होगा? 1 रुपये का। खरीदा अगर 14 का है तो 1 रुपये घाटा पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा बताओ? SP कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 13। 14 में खरीद के 1 रुपये हानि पर बेचने का मतलब है कि 13 रुपये में बेचे हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 26 में बेचा गया है। तो 13 की वैल्यू अगर 26 है, डबल है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 28 होगी। ये भी डबल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। एक ग्राहक 10% बट्टे पर एक मेज को 4950 रुपये में खरीदा। अगर वह 12% बट्टा प्राप्त करता तो वह कितने रुपए बचा पाता? बताओ। पहले कहेंगे आपकी 10% डिस्काउंट पर दिया गया और बाद में 12% डिस्काउंट दे दिया गया, तो दोनों बार में वो बचाएगा कितना परसेंटेज में? तो 2% बचाएगा। लेकिन 2% किसका बचाएगा भाई? अंकित मूल्य का 2% बचाएगा। अब यहाँ पर एक बात कह रहा है कि जब 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया था तो उसे रुपया कितना मिला था भाई? वो कितने रुपए दिया था? भुगतान कितना करना पड़ा उसको? 4950 रुपये पे करने पड़े। बात समझना। 10% डिस्काउंट पर अगर लेगा तो परसेंटेज में कितना पे करना होगा दोस्तों? 90%। लेकिन रुपए में कितना पे करवाया है? 4950 रुपये। अगर 90% की वैल्यू इतनी है तो हमसे 2% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखो ये 0 से तो 0 कट जाएगा और 9 की वैल्यू इससे निकाल सकते हो। 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45। तो 1 की वैल्यू अगर 55 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। 55 दूना 110, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर, अमित ने 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% डिस्काउंट पर खरीदा और इसके परिवहन पर यानी कि इसके ट्रांसपोर्टेशन पर 160 रुपये खर्च किया। अब इसको कितना मूल्य उस पर छापे? ये अंकित मूल्य कितना रखे?
इस लेखन सामग्री को अगर वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब 8,000 में ही बेचता है, तो उसे कितने का फ़ायदा हो जाएगा या कितने का घाटा हो जाएगा। मैंने बोला कि चलो पहले आप उसके लिए सीपी निकाल लो कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। तो आप बोले कि 8,000 लिखा तो था, लेकिन उसे 12% का डिस्काउंट मिल गया है। 12% का डिस्काउंट मतलब 88/100 में ख़रीदा है, और इस पर से 160 रुपये और खर्च कर दिया है लाने में, तो प्लस का 160 और। ये 20 से 20 88 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4 हाथ में बचेगा 6, और 8 अट्ठे 64 और 6 70, यानी कि 70 40 हो जाएगा, और प्लस का 100 रुपये और, तो ये 70 और 1 71 40 हो गया। इतना रुपये का ख़रीदा है, बात समझ रहे हैं। 71 और 40 इतने रुपये में वो ख़रीदा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर अगर बेचता है, यानी कि 8,000 में ही बेचता, तो कितने का लाभ होता। बताओ, 71 40 में खरीदा, 8,000 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हुआ। 8,000 में से पहले 7100 घटा दो तो कितना बचेगा, 900 बचेगा, उसमें से 40 और हटा दो तो कितना बचेगा, 860 रुपये के फ़ायदे पर बेचेगा दोस्तों 8,000 की कीमत वाली वस्तु को, और गुणा का 100। ये 2 जीरो इन सबसे कट गया। 8 से अगर आप काटते हो तो ये कितनी बार में कटेगा, 8 दहाँ 80 और 6/8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2/3 ना, 3/4, तो ये 10.3/4 अपना आंसर होगा। लेकिन ये तो कोई आया ही नहीं। 12% के डिस्काउंट पर ख़रीदा और परिवहन पर 160। अच्छा, यहाँ पर 160 था ना, मैंने 100 ऐड कर दिया है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एरर है थोड़ा सा, यहाँ पर कितना ऐड करना था, 160। अगर 160 ऐड करते तो ये कितना आ जाता, 7200 रुपये आ जाता टोटल। तो आप बोलते दोस्तों कि अब 800 का फ़ायदा हो गया कितने पर, 8,000 पे, तो ये 800 से 800 कट जाता है, और इंटू का 100 भी करते तो ये 0 से 0 यानी कि 10% का डिस्काउंट मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर। 50 नंबर में कह रहा है कि एक्स वाई को एक वस्तु 12% की हानि पर बेचता है, वाई जेड को 9% के लाभ पर बेचता है। यदि इसके लिए जेड जो है वो 21,582 रुपये का भुगतान करता है, तो एक्स ने इसे किस कीमत पर खरीदा था। एक्स के लिए सीपी पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम इसको चाहें तो निकाल सकते हैं कि एस की जो सीपी आएगी, हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। लास्ट वाला हमें पता है, शुरू वाला नहीं पता है, तो लास्ट वाला कितना दिया है भाई, 21, 5 और 82, और इंटू का एक बार 12% की हानि है तो 100 बटा कितना हो गया, 88, और एक बार 9% का लाभ है तो ये कितना हो गया, 100 बटा 109। 100 में हमने 9 को जोड़ दिया। अब इसको आप काट लीजिए, जैसे काट सकते हैं। अगर आप इसको काटने जाइएगा दोस्त, तो आप बोलिएगा कि देखो भाई, इसको 119 से तो काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। फिर भी मैं 88 में 11 है तो 11 से इसको काट देता हूँ, ठीक है। 11 से अगर काटेंगे तो 11 एक बार में, और कितना बच जाएगा, 10, 5 तो 11 9 99, 6 और 8 तो 11 6 66 और 11 दूना 22, इससे ये कट गया। 8 से, अब 8 से इसको काटे तो 8 से अगर काटेंगे दोस्तों, 8 दूना 16, 3 और 6 तो 8 चौके 32, तो 4 और 2 बच गया। 8 से ये कटने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, 8 से नहीं कट रहा है तो हम इसको 4 से काट देते हैं। ये 4 दूना 8 है, और 2 से अगर काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और फिर 81। अब देखो यहाँ पर 109 से क्या ये 9 बार में नहीं कटेगा, बात समझिएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब ये मैंने 109 से 9 बार में काट दिया, और 4 से काट दिया, 25 चौके 100। अब यहाँ 25 है, यहाँ पे 9 है, तो 25 9 225 होता है, और ये जो 2 जीरो बचा है, डबल जीरो, तो 225 पर 2 जीरो, ये अपना आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि सुरेश 9,000 में एक कंप्यूटर टेबल, सुरेश जो है वो 9,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदता है। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचा, सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो जाए। डेफिनेटली हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला जो टेबल है दोस्तों, इसको बेचा है यह 8% के लाभ पर, और दूसरा जो टेबल है इसका अता पता नहीं है कि क्या लाभ या हानि है। ओवरऑल इसको 10% का लाभ हुआ है, यानी कि बीच में 10 आ गया। यहाँ पर हम इसको घटा लेते हैं, और नीचे सीपी का रेशियो लिखते हैं। तो देखो, ये 9,000 था, ये 4,000 था, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो 10 में से अगर मैं 10 में से 8 घटाता हूँ, ये बात घटाता हूँ, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि ये एक्चुअली में 2 होना चाहिए था। तो 4 की वैल्यू अगर 2 यूनिट है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू आधी हो गई है, तो 9 की वैल्यू को भी आधी कर दो, 4.5,
तो ये 4.5 होना चाहिए था। अब देखो अगर ये 10 से छोटी वैल्यू है 8 वाला, तो ये 10 से बड़ी वैल्यू होगा, और कितना ज़्यादा होगा भाई, 10 से ज़्यादा होगा 4.5। तो 10 में 4.5 ऐड करोगे तो ये 14.5 का क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए 14.5%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 52 नंबर सवाल देखो, 52 नंबर में कह रहा है कि एक दुकानदार इस तीनों के क्रमिक बट्टा देता है और 1000 अंकित मूल्य है, तो कितने में बेचना चाहिए। ये सवाल मैं लेने वाला नहीं था क्योंकि आपको 3 का सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, लेकिन ये निकटतम रुपए तक बोल दिया, नियरेस्ट टू अ रुपी, इसलिए मैंने ले लिया कि हम देखो इस सवाल में क्या कर सकते हैं भाई। 1000 लिखा है तो मैंने 1000 लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 3 बार डिस्काउंट ये दिया जाता है। पहली बार 35% का डिस्काउंट है तो 100 में से 35 घटा दो, तो मैं लिख दूंगा 65/100। फिर दूसरा बार 10% का डिस्काउंट है तो 90/100, और तीसरा बार 6% का डिस्काउंट है यानी कि 94/100। यही आएगा, बात समझ रहे हैं आप। इनको आप काट लीजिए, अब जैसे काटना है जिस तरीके से इजी लगता है। देखो पहले तो हम इस 4 जीरो से इसको और इस 4 जीरो को काट देते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये 13×5 65 है और ये 20×5 100 है, तो नीचे का जीरो तो कटने से रहा, बात समझ रहे हैं। नीचे का जीरो तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से ये काट सकते हैं कि ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 47। अब देखो 13 को और 47 को और 9 को गुना करना है, तो पहले मैं 13 और 47 को गुना कर लेता हूँ, बाद में 9 से गुना कर लूँगा, ठीक है। तो 13 को 47 से करेंगे तो 13 7 91, हाथ में बचेगा 9, और 13 चौके 52, और 9 2 11 61। 611 गुना का 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, और 9 छक 54। और यहाँ पर पॉइंट भी आएगा, नीचे एक जीरो बचा था तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो ये हो गया 549.9, जो कि लगभग करीब करीब 550 के आसपास है। तो 550 अपना बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला सवाल जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बेचा जाता है, और बी जो है वो सी को बेचता है, लेकिन कितना लाभ या हानि पर बेचता है ये अता पता नहीं है, और 10% की हानि पर सी उसे खरीदता है कितने में भाई, नहीं, सी भी बेच देता है उसे 10% की हानि पर 1350 रुपये में। तो बी का लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। आप शुरू से सवाल समझ सकते हैं दोस्तों कि ए बाइज एन आर्टिकल इन 900 रुपीज़ एंड सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ए ने एक सामान 900 रुपये में खरीद कर 25% लाभ लेकर बी से बेच दिया। बी सेल्स इट टू सी, यानी कि बी ने इसे सी से बेच दिया, ठीक है। और सी क्या करता है, सी 10% हानि लेकर इसे डी को बेच देता है या किसी और को बेच देता है 1350 रुपये में। तो बी का लाभ कितना रुपये का हुआ था ये बताना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है एक्चुअली में। कोई बात नहीं, पहले बी के लिए क्रैमूल निकालो और बिक्रैमूल निकालो, तभी तो खेल बनेगा, पूरा बात बनेगा। तो देखो मैंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम बी के लिए निकाल लेते हैं कि बी ने कितने में खरीदा होगा या बी का लाभ कितने का होगा। डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ, देखो सब कुछ छोड़ करके। हमें ये दिया था कि 900 कीमत का वस्तु था, पहला आदमी 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 125/100। बी का अता पता नहीं है तो बी को रहने दो और बटा 100। सी का पता है कि सी जो है वो 10% हानि यानी कि 90/100 में बेचा है, और ओवरऑल जो कीमत बना है वो 1350 रुपये का बना है। बात समझ रहे हैं। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट तो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अभी ये जो 9 है इस 9 से 1 कट जाएगा, 15 9 135, तो 150 बारी में कट गया। और भी आप कटा सकते हैं 150 को, जैसे ये 25 से 5 बार में कट जाएगा और ये 25 से 6 बार में कट जाएगा। तो बी और 5 से कट जाएगा 20/25 100, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू हो गई वो 20 छक 120 और बट्टे का 9 हो गया, यानी 40 या 120 और बटा 3 या 9, 40/3 हो गया, ठीक है। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये कितनी बार में कटेगा बताओ। 3 से आप काटते हैं तो 3 एक बार में, फिर बचेगा 1 और 0, तो 3 या 9, फिर पॉइंट लगाओगे आप, पॉइंट लगाओगे या नहीं लगाओगे। 1 जीरो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 1 जीरो इसमें बचा है ना, बिल्कुल 1 जीरो और आएगा, ठीक है। ये 400 हो गया, तो ये 3 और 0.33 आने लगेगा। तो देखो ये 133.33 है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 33.33 ज़्यादा है, तो 33.33 अपना आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 56 नंबर की, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और यह वस्तु इस निश्चित मूल्य का 33.1/3% पर बेची जाए तो 33.1/3% की ही हानि होती है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो होने वाला हानि या लाभ बताना है। काफ़ी आसान सवाल है और अच्छा सा सवाल है। हम ये मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा है कि एक निश्चित मूल्य का 33 सही 1/3% पर बेचता है। तो आप बोलेंगे 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 ही होता है फ्रैक्शन में। इसका मतलब कि वो जो निश्चित मूल्य है NM
मैं लिख देता हूँ, निश्चित मूल्य को मैंने NM लिख दिया। अगर वो निश्चित मूल्य दोस्तों 3 रुपये का है तो बेचा कितने में जाता है, 1 ही रुपये में बेचा जाता है। बात समझिएगा, निश्चित मूल्य का 33.1/3 में बेचने का मतलब निश्चित मूल्य अगर वो 3 है तो बेचा जाता है 1 में। अब सवाल में ये कह रहा है कि ऐसा करने से भाई उसको 33 सही 1/3% की हानि हो जाती है, यानी कि 1/3 का लॉस हो जाता है। अब लॉस हमेशा क्रैमुल पर होता है, यानी कि लिखा हुआ है CP 3 रुपया, तो लॉस कितना होता है 1 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि यदि CP 3 है तो लॉस कितना है, 1 रुपया है। दोनों ही कंडीशन में लॉस तो 1 ही रुपया है। अब आगे समझो कि आगे दिक्कत कहाँ पर आएगी, अब आगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो एक और बात यहाँ पर समझो आप कि यदि हमने 3 रुपये में खरीदा है और 1 रुपया घाटा सह के बेचा है तो कितने में बेचना चाहिए था हमें, तो आप बोलेंगे भाई बेचना चाहिए था 2 रुपये में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर दोस्त 3 रुपये में खरीद के और 1 रुपया हानि सह के बेचना है, इसका मतलब 2 रुपये में बेचना है। अब एक बात बताओ यहाँ पर भाई कि पहले तो ये एक SP था और यहाँ पर SP 2 आ गया, तो क्या SP दोनों जगह बराबर करना जरूरी नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस SP को भी 2 बनाने के लिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो SP तो 2 हो गया, लेकिन ये निश्चित प्राइस जो था वो कितना हो गया, 3 दूना 6 रुपये हो गया। बात समझ में आ रहा है, 6 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर जो पहले वाला मूल्य था विक्रय मूल्य, पहले वाला जो विक्रय मूल्य था उसके 40% पर बेचा जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इट सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि जो पहली बार में बेचा गया था, तो पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है भाई, यही है पहला वाला विक्रय मूल्य जो कि 6 आया है अपना, ये 6 पहला वाला विक्रय मूल्य है, ये ध्यान देना। 6 पहला वाला विक्रय मूल्य कैसे हो गया, क्योंकि सवाल में ये कह रहा था कि एट एन आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। जब बेचा जाता है तो वो निश्चित मूल्य जिस पर बेचा गया है वो विक्रय मूल्य ही तो है, और वो निश्चित मूल्य हमारा NM, मैंने निश्चित मूल्य को लिखा था, वो 6 आया है। अगर वो निश्चित मूल्य 6 है यानी कि शुरू में 6 रुपये में बेचा गया था, अब ये कह रहा है कि अब उसके 40% पर बेचो। 6 का 40% कितना होगा भाई, 6 का 10% 0.6 होगा, तो 40% 6 चौके 24 यानी कि 2.4% हो गया। तो जो नया SP बनेगा SPN, ये 2.4% में बेचने के लिए कह रहा है। अब एक बात समझो कि अगर 2.4% में मैं बेचने जाऊँ, 2.4% में बेच रहा हूँ और ख़रीदा हूँ 3 रुपये में, तो कितने का हानि हो गया भाई, 0.6 का हानि हो गया। कितने रुपए पर, 3 रुपये पर, और गुना का 100। अब बताओ इस पॉइंट से ये 0 काट दूँ और ये 3 दूना 6, तो 2 और 0 बचा, यानी कि 20% का लॉस अभी भी होगा। यानी कि ऑप्शन C जो है ये बिल्कुल सही है, लॉस जो होगा वो 20% का होगा। 57 नंबर सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देने के बाद उसे 425 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दो कि क्या है। ये सवाल कर लोगे, छोड़ दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, अब लिख दिया है तो कर ही देता हूँ। 15% के डिस्काउंट देने के बाद इसे बेचा गया है 425 रुपये में, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ, यदि छूट नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ भी हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होता। कोई बात नहीं, 15% का डिस्काउंट देकर इतना में बेचा गया है, तो हम यहाँ से MP तो निकाल ही सकते हैं कि MP कितना होगा भाई। MP अगर आप बताते तो आप बोलेंगे कि MP जो होगा भाई वो 425 में तब बेचा गया जब 15% का डिस्काउंट था, यानी कि ये आप लिखेंगे 100 और बटा 15% डिस्काउंट का मतलब 85। 17 से इसको काट के देखिए, 17 दूना 34, 6 और 2 8, 17 पचे 85, और ये 17 पचे 85 और 5 पचे 25, यानी कि 500 दाम तो उस पर लिखा है। और 25% लाभ पर अगर वो यदि छूट नहीं दी होती तो 25% का लाभ होता। छूट नहीं देने का मतलब वह जितना दाम लिखा है 500 उसी में बेचेगा। अब देखो अगर 25% का लाभ मिलता है जब वह 500 में बेचता है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बता दो। 25% का लाभ का मतलब 125% की वैल्यू इसे प्राप्त हो जाती है जब 500 में बेचता है, और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो भाई कि अगर मैं 5 से काटता हूँ तो ये 25 बार में कटेगा, इस 5 को मैंने काट दिया। और 25 को 100 कैसे बनाऊँ, 4 से गुना करके, तो इसको भी 4 से गुना कर लो। ये 2 जीरो बचा है तो 4 पर 2 जीरो लगने का मतलब 400 है, तो 400 इसका सही आंसर आ गया। अब ये सवाल देखो जरा, गौरव 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है, तो हानि प्रतिशत बताना है। ऐसे कंडीशन में हमें वस्तु को बराबर करना रहता है, तो वस्तु को आप डायरेक्ट बराबर कर दो। देखो यहाँ पर वस्तु 5 है, यहाँ पर वस्तु 10 है, तो इसको 2 से गुना कर दें। 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 के बदले में 6 दूना 12 आ जाएगा, और वस्तु तो 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ भी 10 वस्तु, यहाँ भी 10 वस्तु, लेकिन जब ये खरीदा था तो 12 रुपये का खरीदा था। देखो ये खरीदने वाला है, 12 रुपये का खरीदा और बेच रहा है 11 रुपये का, तो 1 रुपये का घाटा हो जाएगा कितने रुपए पर भाई, 12 रुपये पर, और गुना का 100।
तो ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और 4/12 यानी कि ये 4 तियाँ 12, तो 8.1/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। 61 नंबर, एक शोरूम का मालिक जो है वो 6,32,500 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमा सकता है, ध्यान देना। और यदि वह इस कार को 8,10,000 रुपये में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होगा, ये आपको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि देखो भाई, डायरेक्ट भी आप इसको चाहे तो कर ले। डायरेक्ट करने का मतलब मेरा ये है कि आप लिखेंगे कि 6,32,500 रुपये की कीमत परसेंटेज में कितनी है, 15% लाभ है, यानी कि ये 115% की कीमत है। और हमसे 8,10,000 की कीमत पूछ रहा है, ये कितना होगा। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो तो मैंने काट दिया, बाकी आप 5 से काट सकते हैं दोनों साइड चाहें तो। ठीक है, 5 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 5 से काटेंगे दोस्तों तो मुझे लगता है कट जाना चाहिए, ये 5 से तो कटेगा कितनी बार में, 23 से काट के देख लें क्या। चलो 5 से पहले काटते हैं। 12 पचे 60, 3 और 2 तो 5 छक 30 और 5 पचे 25 से कट गया, 126 है। ध्यान देना कितना है, 126 और 65 है, ये 126 और ये 5 एक है, 12 65 में कटेगा और ये 5 से 23 बार में कटेगा। अभी भी 23 से कट जाएगा क्या, 23 से कटेगा, 23 पचे 115 और 23 पचे 115, 55 बार में कट गया। यानी कि आप ये कहेंगे भाई, ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि 55 की वैल्यू जो है वो 1% के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1/55 होगी और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम इसको 1 से गुना कराएंगे तो डायरेक्ट 8100/55 आ गया अपना। अब ये 11 पचे 55 और ये 5 दूना 10 और 81 दूना 162 पर 0 और बटा का 11 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो 11 एक बार में कटेगा, 5 और 0 तो 5 और 2 तो 11 चौक 44, तो 6 और 2 8, तो 11 सत्ते 77। देखो ये 47 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 47 ज़्यादा है, यानी कि 47% का फ़ायदा होगा। ऑप्शन डी, शुरू का 2 डिजिट ही सब में नहीं मिल रहा है, 47 अलग ही है सबसे, तो 47 पर ही मैंने कह दिया कि ये 147 आ रहा है, तो 100 से 47 ज़्यादा है, यानी कि 47% का प्रॉफिट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए अपने वस्तुओं को क्रैमल से 25% अधिक लिख देता है और वह 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचता है और बाकी वस्तुओं को वह 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बोलो निकलेगा। ऐसे सवाल काफ़ी पूछे गए हैं इस बार। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई 25% अधिक लिखने का मतलब क्या है, 25% मतलब 1/4 है, यानी कि 4 रुपये अगर दाम है तो लिख देता है 5, CP 4 है तो लिखेगा कितना 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि CP अगर 4 था तो लिख दिया, वो MP कितना लिख दिया दोस्तों, 5 लिख दिया। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है भाई, अगर मैं एक 0 0 लगा लूँ ताकि हमें निकालना आसान रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि पहली बात कह रहा है वो 25% वस्तुओं को, 50 का 25% कितना होगा बताओ, तो आप बोलेंगे भाई 25% का मतलब तो ईजी है, आधे का आधा, तो आधा करेंगे तो 25 और उसका आधा करेंगे तो 12.5, यानी कि यहाँ पर 12.5 में बेचा है, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में वह बेचा है कितने, 25% के। यहाँ पर ध्यान देना कि पहले 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा, फिर 60% वस्तुओं को, यानी कि दूसरी बार 60% है, तो 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 50 का 10% तो 5, तो 60%, 5 छक 30 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और बाकी वस्तुओं को कह रहा है, तो 50 में से अब बाकी कितना बचा, 30 वस्तु, तो यहाँ पर है 12.5 यहाँ पर हो गया, तो आप ये कहेंगे 30 और 12 कितना हो गया भाई, 52, 52.5 हो गया, तो यहाँ पर 8.5 बेचा है, 8.5 यही होना चाहिए ना, 8.5 नहीं 7.5 एक्चुअली में, 7.5 में बेचेगा ना ये 7.5। आप इसका डिस्काउंट भी ले सकते हैं। देखो चाहो तो आप डायरेक्ट 500 ले लेते तो ये सब पॉइंट नहीं आता, ठीक है, तो ये 7.5 आ गया। आप इनको काट लो एक बार, क्योंकि ये सारे 5 से कट रहे हैं, 5 से कटेगा कितनी बार में, 25 से काट लें क्या, 25 से काट लें, 5 से काट लें, ये 30 सही आया है ना। ये पॉइंट पहले मैं हटा दूं, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा लूं तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। देखो सबसे अच्छा उपाय है ना हमारे पास कि इनको हटाओ आप और 50 को आप मान लो 500, ये 400 मानो और इसको 500 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर MP 500 होता, बाद में हम वापस रेशियो निकाल लेंगे, तो पहले ये कह रहा है 25% वस्तुओं को, 500 का 25%, 500 का 1% तो 5, तो 25%, 25 बचे 125 हो गया। सेकेंड कंडीशन में 60% कह रहा है, तो इसका अगर 10% 50 है तो 60% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और बाकी कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 3 और 1 425 चला गया 500 में से,
तो 75 बच गया। ये 300 और ये 125, तो 425 500 में से चला गया तो और 75 बच गया। अब ये कह रहा है भाई कि पहले वाले को तो अंकित मूल्य पर ही बेचता है। अब इनका मैं रेशियो ले लेता हूँ। ये 5 से 25 बार में कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा 12 बार में और ये 25 से कट जाएगा 3 बार में। यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, वस्तु आ गया। ध्यान देना, वस्तु का रेशियो आ गया 5:12:3। अब अगर हमने वस्तु का रेशियो ये निकाला है तो टोटल वस्तु यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 और 12 17 और 3 20। अब बताओ टोटल वस्तु अगर यहाँ पर 20 है तो शुरू में भी हमें 20 ही रखना चाहिए था। ये 62 नंबर है, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ भी हो गया होगा तो भी वापस से बनाएंगे हम। पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि सब चीज़ सही है कि नहीं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वस्तुओं को भी मानना चाहिए था हमें। वस्तु को हमने माना नहीं कि पहले कितनी वस्तु है और बाद में कितनी वस्तु हैं। देखो वस्तु दिया नहीं है तो हमें सेम ही वस्तु मान के चलना पड़ेगा। तो हम ये मान लें, अगर इसको शुरू से लिखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप 1 मिनट रुकिए, मिटाने दीजिए। देखिए दोस्त, मैंने क्वेश्चन को वापस से एज इट इज कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये बोल रहा था दोस्त कि सवाल में आपको ये लिखा गया है कि 25% अधिक कीमत पर अंकित करती है। अगर 25% अधिक कीमत पर अंकित करती है, यानी कि अगर मैं कीमत की बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो सीपी अगर दोस्तों 4 था, ध्यान देना, अब सीपी अगर 4 था तो एमपी कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एमपी हो जाएगा 5। 25% ज़्यादा लिखने का मतलब 1 ज़्यादा दे दिया। अभी हमें वस्तु का कीमत नहीं पता है कि वस्तु कितने कितने थे, कीमत तो पता है, सॉरी वस्तु की संख्या नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो दोनों बार उसने बराबर वस्तुएँ खरीदी होगी, 100 वस्तुएँ खरीदी होगी, ठीक है। अगर दोनों बार मैंने 100 वस्तुएं खरीद ली तो अब यहाँ पर देखिए, अब पहले मैं वस्तुओं का रेशियो लिखता हूँ। यहाँ पर रेशियो वस्तुओं का क्या हाल है, रेशियो के लिए मैंने आर लिख दिया। आप बोलेंगे भाई कि पहले 25% वस्तुओं को बेचा है। अगर टोटल वस्तुएं 100 थी तो 25% वस्तुओं का मतलब पहले उसने 25 को बेच दिया। फिर दूसरी बार 60% वस्तुओं को बेचा, शेष का 60% है या 60% है, डायरेक्ट 60% है। तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ क्योंकि शेष का लिखा नहीं है। अब देखो 100 में से अगर 60 और 25 यानी कि 85 निकल गया 100 में से, तो कितने रह गए, और 15 रह गए। अब इनको अगर मैं 5 से काट दूं दोस्तों तो ये 5 × 5 = 25 और ये 5 से 12 × 25 = 60 और ये 5 × 3 = 15, ये यही आएगा। 5 से मैंने सबको कट कर दिया। तो टोटल वस्तुएं कितनी बन गई बताओ, ये 5 और 12 17 और 3 20। टोटल वस्तुएं अगर 20 है तो हमने जो वस्तु 100 माना है इनको भी 20 मानना पड़ेगा। ये भी 20 है, 20 खरीदा है और 20 भी बेचा है। अब देखो हमें कह रहा है कि पहली बार 25% वस्तुओं को वो बेचा है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य तो 5 है। दूसरी बार 25% के डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट वगैरह देना है तो एक काम करते हैं, हम इसको दूसरे अंकित मूल्य को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। परसेंटेज निकालना आसान करने के लिए या तो आप इसको 10 बना दे 2 से गुना करके, या फिर 20 बना दे। जैसे अगर मैं 20 बनाना चाहूँ इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 बच्चे, ये कितना बन जाएगा, 5 चौके 20 और ये 4 चौके 16। दोनों को मैंने 4 से गुना कर दिया है। किस लिए गुना किया है 4 से, ताकि ये परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। अब आप कहेंगे कि शुरू की जो 5 वस्तुएं हैं इसको तो अंकित मूल्य पर ही बेचा है, यानी कि 20 के भाव से ही बेचा है, तो यहाँ पर 20 का भाव लगा। अगली जो 12 वस्तुएं यहाँ 25% का डिस्काउंट दे दिया तो 20 रुपये कीमत लिखा हुआ है, 25% छोड़ेंगे, इसका मतलब कितने में बेचेंगे भाई, 75 में बेचेंगे। तो 20 का 50% तो हो गया 10 और 5 और जोड़ दो तो 15 में बेचेंगे एक को। अगला बार जो लास्ट बच रहा है वहाँ 10% का डिस्काउंट है, तो 20 रुपये अगर लिखा है 10% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 20 में से 2 छोड़ देंगे तो 18 के भाव से बेचेंगे। अब टोटल कीमत कितनी बन रही है बताओ, ये 20 × 25 100 रुपये की कीमत तो यहाँ बन गई, 180 की कीमत यहाँ बन गई और 18 × 3 = 54 का कीमत यहाँ बन गया। बात समझ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, सबको जोड़िए दोस्त, तो 100 और 100 200 और 20 और देते हैं, 334 रुपये में वो बेचा है भाई। 334 रुपये में ओवरऑल बेचा है। खरीदा कितने के था, तो आप बोलेंगे भाई 20 वस्तुएं 16 के भाव से खरीदी थी। अगर 20 वस्तुएं 16 के भाव से खरीदी थी तो 16 दूना 32 यानी कि 320 में खरीदा था। 320 में खरीदा था और बेच रहा है 334 में, तो कितने का फायदा हो गया दोस्त, आप बोलेंगे पूरे 14 रुपये का फायदा हो गया। कितने रुपये पर, 320 रुपये पर और गुना का 100। यही है, इनको कैलकुलेट कर लो क्या होगा। देखो 0 से 0 तो कट जाएगा और ये आप काटोगे तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी कि 7 बचे ऊपर तो 35 बचेगा और नीचे ये 8 चौके 32, 2 बार में काटना, 4 × 8 = 32, तो ये 35/8 आ गया। तो ये 8 चौके 32
देखो एक तो फ़ायदा होने वाला है और 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही उत्तर होगा। बस 4 से शुरू होने वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप पूरा इसको कैलकुलेट कर लेना, 35/8 कैलकुलेट करोगे तो ये 4 8 32, फिर 3 और 0 आएगा तो पॉइंट का 4 7 28 और फिर 2 तो 8 दूना 16 और 8 5 40, 725 आएगा। ठीक है, 7 कैसे आ गया, 4.30 था तो 8 7 तो 56 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। 8 3 24 होगा ना, तो फिर बचेगा 6 0 तो 8 7 56 और 8 5 40, इतना आएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 है, उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, उसे 10% का लाभ होता है अगर वह 20% डिस्काउंट लेकर के बेचता है। बात समझिएगा। ठीक है, उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब ये 10% का लाभ होता है 20% डिस्काउंट पर बेचने से। अगर वह 470 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो हमने ये कहा कि देखो भाई, अगर वह 660 में बेचा है तो पहले क्रयमूल्य निकाल लो। ठीक है, और बाद में 460 में बेचा है। अगर मैं सीपी निकालता तो देखो पहले हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि क्रयमूल्य कितना होगा। तो आप बोले हैं कि क्रयमूल्य कैसे निकाल सकते हैं, कई सारे तरीके हैं क्रयमूल्य निकालने के। या तो आप एमपी और सीपी का रेशियो लेकर के निकाल दो। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो लेकर के भी निकाल सकते हैं, या फिर इजली जैसे एमपी और सीपी का रेशियो लेना है तो आप ये लिखेंगे कि देखो भाई, इसको हटाओ, आप बोल रहे हैं कि एमपी कितना है भाई, तो लाभ वाला जोड़ते हैं, यानी कि एमपी तो 110 हो गया। सीपी कितना है, 20% बट्टा है, यानी कि ये 80 हो गया। ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं, या नहीं भी काटोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य है 660। इसकी वैल्यू अगर 660 है यानी कि इंटू का 6 हुआ है, तो ये भी इंटू का 6 हो जाएगा, यानी कि ये 480 हो गया। अब देखो 480 रुपये की खरीदारी है, सीपी है, और बेच रहा है 470 में, तो क्या होगा भाई, 10 रुपये का लॉस होगा। कितने रुपए पर, 480 रुपये पर, और गुना का 100 आ गया। ठीक है, ये देखो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा 25 चौक 100, और ये 12 चौक 48, यानी कि आ गया आपका 25 और बटा 12। आप इसको डिवाइड कर लो, ये लॉस हो रहा है, तो ये 12 दूना 24। देखो 2 से शुरू होने वाला और लॉस एक ही ऑप्शन में है, लॉस 2 जगह है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, लेकिन 2 से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। 66 नंबर की अगर मैं बात करूं तो विजय एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, कितने में भाई, 38,200 रुपये में, एक ही साथ खरीदा है। फ्रिज को 15% लाभ पर बेच दिया, वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया। दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य बताना है। काफ़ी आसान है। देखो फ्रिज को बेचा है कितने रुपए पर भाई, एसपी मैं समान कर रहा हूँ। फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 115 हो जाएगा। वॉशिंग मशीन को डब्ल्यू लिख देता हूँ, इसको 24% की हानि पर बेचा है, तो 100 में से 24 घटा लो तो ये कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, 76 आएगा ना। तो यहाँ से आप बोलें कि एफ और डब्ल्यू का जो रेशियो बन रहा है फ्रिज का और वॉशिंग मशीन का, ये 76/115 बच रहा है। अब टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो 6 5 11, 11 7 19 और 1 20, 18 और 1 19 आ रहा है ना, तो 191 हो गया। और टोटल कीमत कितना दिया है, मिलाकर सवाल में ये दिया है 38 और 200। तो देखो 191 की वैल्यू ये है, तो हमें बताना है किसका भाई, वॉशिंग मशीन का मूल्य, यानी कि 76 का मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो भाई 91 से तो ये कट जाना है 2 बारी में, 2 एकम 2, 19 दूना 38, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो हमें बताना है कि वॉशिंग मशीन का मूल्य बता दो। वॉशिंग मशीन का मूल्य यानी कि 115, तो 115 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि लास्ट में 3 0 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, 23,000 के आसपास। 15 दूना 30 और 2 एकम 2, यही आएगा ना, 2300 आएगा एक्चुअली में, 23,000 नहीं, 2300। 23,000 है क्या ऑप्शन में, 23,000 है, 23,000 है। अपना जीरो चेक कर लेना, कहीं पर जीरो मिस्टेक से गायब तो नहीं हो रहा। अच्छा 5 दूना 10, एक और जीरो तो आएगा ही। चलो अगला सवाल है, कोई दुकानदार दोस्तों 4.5 रुपये की दर से 95 संतरे खरीदता है और 7 दर्जन संतरे उसमें से सड़ गए। ठीक है, 95 दर्जन संतरा खरीदा 4.5 के भाव से, उसमें से 7 दर्जन संतरे सड़ गए और उन्हें फेंक दिया, और बाकी के जो संतरे बच गए उसको 78 के भाव से, 78 रुपये दर्जन के भाव से उसने बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कोई बात नहीं, हम पहले सीपी की गणना कर लें कि सीपी कितना है बताइए। तो आप बोले कि इजीली सीपी की गणना कर लेते हैं। सीपी में आप कहेंगे 4.5 रुपये का, देखो सीपी मैं लिख रहा हूँ
4.5 रुपये एक संतरे का दाम है और इसने कितना संतरा खरीदा है? 95 दर्जन। तो 95 और दर्जन के लिए 12, ये सीपी हो गया। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कि ये कितना होगा, गुना कर देते हैं। तो 12 चौका 48 और 12 पचे 60, यानी कि 48 और 6 54 हो जाएगा। तो उससे गुना करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि गुना कर लें पहले। चलो कोई बात नहीं है, इसको गुना करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60, तो 48 और 6 कितना हो गया? 8 से 14 54। और गुना का 95 को मैं लिख देता हूँ कितना भाई? 95 को मैं लिख देता हूँ 19 गुना 5। अब देखो पहले मैं 19 से गुना कर लूँगा, फिर 5 से गुना कर लूँगा, ठीक है। तो 19 चौके कितना हो जाएगा? 19 चौक 76 का 6 हाथ में 7 और 19 पचे 95 और 7 102। इसको गुना कितना से करना है? 5 से। तो ये कितना आ जाएगा? देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 6 पचे 30 का 0 और 2 पचे 10 और 3 13 और 10 पचे 50 और 1 51। तो 5130 रुपये की तो खरीदारी है, बात समझिए। एसपी कितना होगा? तो आप बोल रहे हैं कि बेचने के कंडीशन में भाई 7 दर्जन संतरे तो सड़ गए हैं, तो कितने दर्जन बच गए हैं? 95 दर्जन खरीदा था, उसमें से 7 दर्जन सड़ गए दोस्तों। तो बच कितना दर्जन गया इसके पास? 88। 8 7 15 होता है, 88 दर्जन बच गए, ठीक है। 88 दर्जन संतरे इसके पास बचे हैं, 78 होगा ना? 8 7 15 88 दर्जन ही होगा शायद। 88 दर्जन संतरे बच गए। तो 88 दर्जन को ये किस भाव से बेच रहा है भाई? 78 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो इसको 78 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा। अब 78 से कैसे गुना करें? इसको पहले 8 से गुना कर लेते हैं, फिर 11 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 88 का मतलब 11 गुना 8 है। अगर 8 से गुना कर लेते हैं तो 8 8 64 का 4 हाथ में 6 और 8 7 56 और 6 62। इसको 11 से गुना कर लो तो ये कितना आ जाएगा? देखो 4 का 4 4 2 6 और फिर 2 और 6 8 और 6 का 6, यानी कि 68 64 इतना आएगा। इतने रुपए में ये क्या कर रहा है दोस्तों? बेच रहा है। बात ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक बात समझिए आप कि अगर ये 51 30 में खरीदा है, 68 64 में बेच रहा है दोस्तों, तो जो इसको लाभ होगा वो कितने का होगा? आप 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 और 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 और 8 में से 1 घटाइएगा 7। 1734 का इसको लाभ हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये लाभ प्रतिशत मैं लिख देता हूँ कि 1734 का लाभ हो गया कितने रुपए पर भाई? 51 30 पर, और गुना का कितना हो गया? 100। अब ये 1 0 से 1 0, ये 17 से कटेगा क्या? 17 दूना 34, 17 या 51, 17 से नहीं कटेगा। देखो अगर ये 17 से नहीं कटा दोस्त, इसका मतलब ऊपर वाला तो 17 से कट ही रहा है, 17 एक बार में और 17 दूना 34, तो आंसर 17 का मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आंसर 17 का मल्टीपल भी होगा और वो प्रॉफिट भी है, क्योंकि ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट और 17 का मल्टीपल। देखो प्रॉफिट तो 2 ही ऑप्शन में है, उसमें से 17 से कटने वाला केवल ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हो गया। 17 से कटने वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला 17 से कट रहा है ना। देखो 17 1 टाइम और 17 2 34 हो जाएगा, तो ये 17 से 102 बार में कट रहा है, यानी कि डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल होगा और वो भी सी होगा। प्रॉफिट था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 है। बात समझिए, किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बहुत आसान है ये बात। अगर आपको पता है भाई कि 25% एक बार बढ़ाना और 20% घटाना, इससे कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखो 25% बढ़ाने का मतलब है प्लस का 1/4 करना, और 20% घटाने का मतलब कितना है भाई कि माइनस का 1/4 करना। तो एक बार प्लस में 1/4 की, एक बार माइनस में 1/4 की, तो कोई अंतर नहीं आएगा। आप बना के भी देख सकते हैं। 25% एक बार बढ़ाया तो हम प्लस का 25 कर देंगे, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो माइनस का 20, और फिर माइनस 25 दूना 50, यानी कि 500/100 करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 और 25 माइनस 25 0 आ जाएगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आज के लास्ट सवाल पर आ चुके हैं। लास्ट सवाल है कि कोई दुकानदार, देखो कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है, यदि वह इसे 24% कम में बेचता तो भी उसे 14% का लाभ हो जाता, तो क्रय मूल्य बता दो। तो हमने ये कहा कि देखो अगर क्रय मूल्य दोस्तों सीपी है तो इसका 14% लाभ कब प्राप्त होता है, यानी कि 114/100 ये कब होता? जब हम जो पहले बेचा है उससे 24% कम में भी बेचता तो, ठीक है। तो पहले बेचा है वो 3750 में, इसका 24% कम करने का मतलब 76/100 है, तो ये 100 से 100 तो कट जाएगा, और 114 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, और ये 19 से 6 बारी में। अब 6 से इसको काट दो आप डायरेक्टली, तो 6 से काटेंगे तो ये 7 5 12 और 3 15, 6 से कट जा रहा है। देखो 6 से 6 4 का 36, 6 दूना 12 और 6 25 30, तो सीपी की वैल्यू हो गई 625 गुना में 4। 625 गुना में 4 का मतलब 25 से कटने वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए ही है। 25 से बाकी कोई तो कट ही नहीं रहा है,
बात समझ रहे हैं। और कोई 25 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए खत्म हो गया। 25 से कटने का मतलब लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 2500 इसका आंसर आएगा। अब मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। इस बार मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाया, एक ही वीडियो में सारा खत्म कर दिया है। अब अगला वीडियो जल्दी आएगा आपका टाइम एंड वर्क के लिए, उसके लिए स्टे ट्यून कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करना। काफ़ी मेहनत किया है मैंने, तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।